Good morning students, welcome back to online classes of Semusi Vidyapeeth. I am Anshu Kumar Tiwari standing here with my another lecture on your physics of class 11, very first lecture on units and measurement. This is chapter number 2. Chapter number 1 means physical world is deleted from your syllabus due to COVID-19. कोरोना काल में आपके सिलेबस को 30% रिड्यूस किया गया है। सो नया सिलेबस, न्यू सिलेबस जो आई है, रिवाइज्ड सिलेबस आपको सेंड भी किया गया है। उसमें आपने देखा होगा कि जो पहला चैप्टर है वो डिलीटेड पोर्शन में है, उसको सीबीएसई ने डिलीट किया है। मतलब बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। तो जिन चैप्टर्स पे फोकस नहीं करना है वो आपको ऑलरेडी पहले से मेल सेंड कर दिया गया है, आपको बता दिया गया है कि इन चैप्टर्स पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जिसमें आपका पहला चैप्टर भी है और वो पहला चैप्टर आपका है फिजिकल वर्ल्ड। हालांकि फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स की इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स की आत्मा पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? एनर्जी को पढ़ते हैं, मैटर का एनर्जी से क्या रिलेशन है वो पढ़ते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्कोप क्या है फिजिक्स का, स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस में हम लोग नेचर के फोर्स में पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं। कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द स्मॉलेस्ट फोर्स इन दिस नेचर। इस प्रकृति में सबसे छोटा यदि कोई बल है, सबसे कमजोर है और सबसे दुर्बल कोई बल है तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द स्मॉलेस्ट फोर्स इन दिस नेचर, इज द वीकेस्ट फोर्स इन दिस नेचर। Why? Due to the extremely small value of capital Z, यानी कैपिटल Z की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। इट इज वेरी स्मॉल ना, ये वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है बाबू, जिसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कमजोर होता है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू द एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी means 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर is the very small. So the force of attraction between two material objects is very small. बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं यदि कोई आपसे पूछेगा कि कैपिटल जी मतलब आपसे ये अगर पूछेगा कोई कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स नेचर का क्यों होता है, तो आप ये बता सकते हैं, वेरी इजीली आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू जो होता है बहुत ही छोटा होता है ड्यू टू द एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, वेयर कैपिटल जी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया बाबू आपको। इसके बाद दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दो मास के बीच काम करता है, बहुत इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर को डिलीट कर दिया तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो दूसरा चीज़ है, इसका दूसरा जो नेचर का फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह देते, कोई बात नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बने इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब चार्ज की बात आती है, दो चार्ज के बीच में ये फोर्स काम करता है।
तीसरा होता है बाबू न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स भी हमेशा याद रखिएगा अट्रैक्शन के रूप में होता है। न्यूक्लियर फोर्स होता है तो न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे स्ट्रांग होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन दिस नेचर। यदि इनके स्ट्रेंथ को स्टडी किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स का सबसे कमजोर होता है, इसका स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। इसके बाद होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जस्ट इसके बाद होता है क्या चीज क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो अब देखिए चूंकि एन से इतने ज्यादा शब्द हैं और फिजिक्स में ही है नेचुरल न्यूट्रल सब एक ही जैसे पड़े हुए हैं तो कुछ भी मुंह से निकल सकता है, ठीक है। तो यहां पर हो गया क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट, थोड़ा सा उससे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका न्यूक्लियर फोर्स, यानी सबसे मजबूत। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन दिस नेचर। अब इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो इसको भी डिवाइड किया गया, क्या चीज़, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आ गया। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम से भी लग रहा है कि कमज़ोर होगा, दुर्बल होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद यूनिफिकेशन होता है, रिडक्शनिज्म होता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं यूनिफिकेशन मतलब होता है क्या चीज़। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं प्रकृति में। प्लैनेट्स की मोशन को ले लीजिए, आपकी आंखों का लाल होना से लेकर के खाना पचने से लेकर के सारी की सारी घटनाओं का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। और इस साइंस को अगर हम लोग ब्रॉड लेवल पे स्टडी करें, उच्च स्तरीय इसका अध्ययन करें, तो हमको क्या मिलता है, जितने भी घटनाएं हो रही हैं प्रकृति में, जितनी भी घटनाएं प्रकृति में हो रही हैं, जितने भी हैपेंस हो रहे हैं, जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं, वही कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी रूल्स के द्वारा क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा ना। कहीं ना कहीं उसके लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल बना हुआ है। जैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपने पढ़ा, अफबा का नियम आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम आपने पढ़ा कि बहुत सारे नियम आपने पढ़ा, स्नेल्स का नियम आपने पढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये नियम बन क्यों रहा है, वो घटनाएं प्रकृति में हो रही हैं जिसके कारण उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग नियम का निर्माण कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो फिजिक्स होता है ना, वास्तव में फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रूल्स। जो फिजिक्स होता है वो रूल्स यानी नियमों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रही ना, प्रिंसिपल्स का अध्ययन करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यूनिफिकेशन का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूनिफिकेशन का। यूनिफिकेशन हम लोग स्कूल में आते हैं यूनिफॉर्म पहन करके, यूनिफॉर्म पहन करके आते हैं, ठीक है। जब सारे बच्चे एक ही रूप में, यूनिफॉर्म, यूनि मीन्स होता है बेटा एक और फॉर्म मीन्स होता है रूप, सब एक ही रूप में दिखते हैं। और बाहर भी अगर कोई 10 लड़कों को हमारे विद्यालय के, अपने विद्यालय के बच्चों को देखते तो बताते हैं ये सेमुसी विद्यापीठ के बच्चे हैं, क्योंकि यह ड्रेस जो है सेमुसी विद्यापीठ, आपके ड्रेस से, आपके यूनिफॉर्मिटी से पता चल गया कि ये सेमुसी विद्यापीठ के बच्चे हैं। बात समझ में आ रही। तो देखिए यहां पर क्या कर दिया हमने, एक ड्रेस दे करके, एक यूनिक कोड दे करके आपको, एक कोड दे करके आपको हमने बांध दिया, एक प्रिंसिपल में, एक सूत्र में हमने आपको बांध दिया कि यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ सेमुसी विद्यापीठ। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, बात समझ में आ रही है ना, यहां पर यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, क्लियर है ना। उसी तरीके से हम अगर बात करें यूनिफिकेशन की, तो यूनिफिकेशन भी फिजिक्स में भी कुछ ऐसे ही है कि कई घटनाएं हो रही हैं प्रकृति में। जैसे प्लैनेट्स की मोशन को ले लीजिए, प्लैनेट्स की मोशन को ले लीजिए, दो मास ऑब्जेक्ट के बीच लग रहे फोर्स की ले लीजिए, बात समझ में आ रही है ना। प्लैनेट्स की सैटेलाइट की मोशन को ले लीजिए, तो ये साथ जो सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है वो ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन की मोशन ले लीजिए। इन सब के सिद्धांत को, इन सभी घटनाओं को
ये सभी जितने भी फिनोमिना हैं, इन सभी फिनोमिना को केवल एक ही सिद्धांत के द्वारा हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां पर एक ही सिद्धांत के द्वारा कई घटनाओं को जब हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन। बात समझ रही? और दूसरा होता है बेटा क्या चीज? रिडक्शनिज्म। कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिसको हम एक ही साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ तोड़ के अध्ययन करें। जैसे आप मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, अगर मान लीजिए x + y का पावर 2 दे दिया तो आप फार्मूला लगाते हैं a + b का होल स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कुछ इस तरीके से क्वेश्चन 100 + 2 का होल स्क्वायर, तुरंत a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं आप, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 100 - 2 दे दिया तो तुरंत आप a - b लगाते हैं। सब में यही फार्मूला नहीं ना लगाएंगे आप, सब में तो ये फार्मूला लगाएंगे नहीं, और कि एक ही इसी फार्मूले से पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व तो होगी नहीं। तो उसी तरीके से कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिसको हम कई स्टेप्स में अध्ययन करते हैं। बात समझ में? जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर लें तो हम जनरेटर का ले लेते हैं। आर्मेचर, मोटर, आर्मेचर, स्टेटर, बात समझ में आ रही है? स्लिट रिंग्स। तो ये सब चीजें क्या हैं? मैग्नेट। तो ये अलग अलग एक एक चीज का आप ही देखते हो। जब हम ह्यूमन आई की स्टडी करते हैं, तो ह्यूमन आई की जब हमने क्लास 10th में स्टडी कराया था, आपको याद होगा, आई हैव लर्न्ड ऑलरेडी इन क्लास 10th। तो क्या बताया था हमने? सबसे पहले हमने बताया था कि इसमें एक रिजिड बॉडी यानी एक इसमें स्फेरिकल सेल होता है, स्फेरिकल सेल, इसमें कॉर्निया होता है, आइडिस होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। एक एक का अलग अलग हम लोग स्टडी करें, तब जाके कहीं पहुंच पाते हैं कि हमारे ब्रेन यहाँ पर क्या होता है, एक हमारे आंख में एक स्क्रीन होता है और स्क्रीन पर इमेज का निर्माण होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब वो स्क्रीन से तुरंत जाता है, मैसेज लेकर के जाते हैं रॉड्स एंड कोन्स, जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं कहाँ। तो ये बेटा क्या चीज हो जाता है? ये चीज जो है मैसेज सेंड करता है, कन्वे करता है इसको, और मैसेज को एक्सेप्ट करके, रिसीव करके रियल और इन्वर्टेड इमेज को हमारा मस्तिष्क क्या करता है? वर्चुअल और इरेक्ट बना के भेजता है और हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्या हम इमेज के फॉर्मेशन, जो हमारे आई में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, हमने एक ही स्टेप में अध्ययन किया? नहीं। अगर ह्यूमन आई के वर्किंग फंक्शन को हमको अध्ययन करना हो तो ह्यूमन आई के वर्किंग फंक्शन को अध्ययन करने के लिए कई स्टेप्स से हमको गुजरना पड़ेगा। अब मैथमेटिक्स में केवल एक ही फार्मूला नहीं है कि हम मतलब अलग अलग टाइप्स के सवाल आते हैं तो अलग अलग तरीके से हम लोग हल करते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कई स्टेप्स हैं। जैसे मान लीजिए कुछ केमिकल रिएक्शंस की ही अगर बात करें तो कुछ केमिकल रिएक्शंस कई स्टेप में होती हैं, एक स्टेप में नहीं हो पाती हैं। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, एक ही स्टेप में हो जाती है। बात समझ में? जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों बनाया बेटा? इसको क्यों बनाया गया? क्या जो साइंटिस्ट जिन्होंने बनाया वो क्या मूर्ख था? ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम इसलिए दे दिया गया, अब इससे यूनिफाई हो गया, ये यूनिफिकेशन प्रिंसिपल हो गया कि जितने भी इस टाइप्स के रिएक्शन होंगे जो इन नियमों का पालन करेंगे उनको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जो इस नियम का पालन करें उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जो इन नियमों का पालन करेंगे उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन बोलेंगे। अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कहने का मतलब हमारा क्या है कि रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में ही नहीं दुनिया के सारे सब्जेक्ट के लिए। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा बेहतर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं क्लास में जब कई प्रकार के बच्चे होते हैं तो हम लोग करते क्या कि बच्चों को उसमें से निकालते हैं, ये सेक्शन ए वाले बच्चे हैं, ये सेक्शन बी वाले बच्चे। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूनिफाई कर रहे हैं एक जगह, उसको पहचानने के लिए। बात समझ? या फिर हम लोग ये भी करते हैं कि ये जो इस बेंच वाले जो बच्चे हैं ना, ये जो बेंच नंबर 2 वाले जो बच्चे हैं ये सब बदमाश बच्चे हैं, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक उनका अलग टोली बना दिया उनको पहचानने के लिए।
बात समझ में आ रही है? तो ये यूनिफिकेशन होता है, समझ में आ रही है? ये गर्ल्स ब्लॉक है, ये बॉयज ब्लॉक है, तो ये यूनिफिकेशन है बेटा। और किसी भी चीज की यदि स्टडी आपको करनी है तो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म बड़ी ही जरूरी है। बात समझ में? तो पहले चैप्टर की ही अभी बात हो रही है, समझ में आई? तो फिजिक्स में सीधे सीधे हम लोग बता दें तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स। हम लोग प्रिंसिपल्स का अध्ययन करते हैं, रूल्स का स्टडी करते हैं, यानी एनर्जी और मैटर की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर का जो आपका डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है ना, डिलीटेड पोर्शन है, उसकी मैंने आपको एक कोर कॉन्सेप्ट जो उसका होता है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले एक थ्योरी आई थी, जैसे जियोसेंट्रिक थ्योरी, फिर आया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो मतलब होता है अर्थ, तो जियो और सेंट्रिक। अब इससे क्या तात्पर्य है मुझे बताने का? जियोसेंट्रिक क्यों मतलब हमने नाम लिया? ये एक सेंट्रिक थ्योरी है। अब इस थ्योरी के अंतर्गत कई चीजें डिफाइन हो सकती हैं, बात समझ में आ रही है? तो यही चीजें हैं, जैसे हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं हम लोग एल्गोरिथम, लेम्मा पढ़ते हैं, थियोरम, कोरोलरी, लेम्मा, एल्गोरिथम, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो यह भी एक मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल है, ठीक उसी तरीके से यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म फिजिक्स में है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना काफी है, कल फिर इस विषय वस्तु पे हम इस चैप्टर पे तर्क करेंगे, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।